वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही मस्त होगे। एंड दिस इज आवर वीडियो नंबर 33 ऑफ पावर सिस्टम बाय सीएल वाधवा सीरीज। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। And also there is one telegram channel, so you can join that for further notifications. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So our first question is, if in a short transmission line resistance and inductive reactance are found to be equal and regulations appear to be zero, then the load will be dash. So what we have been given in this question, that there is a short transmission line which has resistance as well as inductive reactance and it is found to be equal. यहाँ resistance का भी value और inductive reactance का value, that means x, ये दोनों भी equal दिए गए हैं। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन दिया गया है that the regulation appears to be zero, that means जो voltage regulation दिया गया है for short transmission line is equals to zero. So I'll write regulation is equals to जीरो। ठीक है, सो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं दैट द लोड विल बी एट डैश पावर फैक्टर। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, सो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू, इन पर यूनिट यू हैव टू राइट परसेंटेज आर कॉस थीटा या फिर फाई, आप कुछ भी लिख सकते हो, फाई प्लस और माइनस परसेंटेज एक्स साइन फाई। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का तो फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू जस्ट यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ रेगुलेशन इज इक्वल्स टू जीरो। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन विच इज नथिंग बट जीरो इज इक्वल्स टू परसेंटेज आर कॉस फाई प्लस और माइनस परसेंटेज एक्स साइन फाई। ठीक है, आप क्या करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में आप एक वैल्यू को ले जाइए। ठीक है, यू कैन टेक दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन एज इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज एक्स साइन फाई। ठीक है, now what we have to do here, आपको पता है that sin phi by cos phi is equals to tan phi. ठीक है, so I am going to write this as sin phi by cos phi is equals to minus r by x. बट आपको पता है r और x का वैल्यू तो इक्वल है। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर माइनस आर बाय आर। ठीक है, आर आर इट इज गोइंग टू गेट कैंसल एंड वी आर गोइंग टू गेट रिजल्ट एज -1। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री साइन फाई बाय कॉस फाई का वैल्यू क्या आएगा? इट इज नथिंग बट टैन फाई। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है दैट टैन फाई इज इक्वल्स टू साइन फाई बाय कॉस फाई। आई एम गोइंग टू राइट हियर टैन फाई इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिला है। सो यहाँ से आप एंगल फाइंड आउट कीजिए कि फाई का वैल्यू क्या आने वाला है? इट इज नथिंग बट -45 डिग्री। ठीक है, फाई का तो वैल्यू आपको मिल गया है, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड आउट पावर फैक्टर वैल्यू। सो पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू कॉस फाई। ठीक है, सो पावर फैक्टर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, which is nothing but cos -45. So cos -45 डिग्री कितना आने वाला है? It is nothing but 0.707. But as you all know कि जो tan phi का वैल्यू आया है it is नेगेटिव। ठीक है, it is नेगेटिव। हमारा एंगल क्या आया है? एंगल it is nothing but -45 डिग्री। So the regulation is saying zero regulation. ठीक है, जीरो रेगुलेशन, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन एंड नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ये सारे के सारे वैल्यूज हमें लीडिंग पावर फैक्टर पे ही मिल सकते हैं।
ठीक है. So from given information that regulation is equals to 0, we can consider this at leading side. ठीक है. So जो पावर फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है वो 0.707 लीडिंग साइड में हमें मिल जाएगा. ठीक है. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. So option number C is only correct answer for this. So moving towards next question. So the next question is, a hydel power plant of runoff river type should be provided with a pondage so that the options are firm capacity of the plant is increased, operating head is controlled, pressure inside the turbine casing remains constant, kinetic energy of the running water is fully utilized. ठीक है. सो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दैट देयर इज हाइडल पावर प्लांट, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट हाइड्रो पावर प्लांट ओनली. ठीक है. और कौन सा टाइप दिया गया है, इट इज रन ऑफ रिवर टाइप. ठीक है. एक हाइडल पावर प्लांट है जिसका रन ऑफ रिवर टाइप हमें दिया गया है एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड दैट दिस शुड बी प्रोवाइडेड विद अ पॉन्डेज. पॉन्डेज का मीनिंग क्या होता है, इट इज नथिंग बट रिजर्वायर. एक स्पेस होता है जहां हम वाटर को रिजर्व करके रख सकते हैं, इट इज नथिंग बट पॉन्डेज या फिर रिजर्वायर. सो ऐसे टाइप में दैट इज नथिंग बट रन ऑफ रिवर टाइप में पॉन्डेज का यूसेज होता है. तो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं पॉन्डेज, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. सो इसका आंसर है दैट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट. अगर हमारे पास ज्यादा वाटर होगा देन ओनली वी कैन बी एबल टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, राइट. अगर हमारे पास वाटर कम होगा so we cannot be able to generate more capacity. So if we have lack of water then we cannot be able to generate more power through that. ठीक है. So because of that reason only whenever there is a run of river type hydropower plant we should be provided with the pondage or reservoir so that we can be able to increase the capacity of the plant. ठीक है. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज, इफ विद इन अ अनट्रांसपोज 3-phase circuit of transmission line the series impedance of each of the conductor is considered, it is found to contain a resistive term of the form K log E D12 by D13, K being a constant and D12 and D3 etc. being spacing between the conductors. These terms represent power transfer from one phase to another phase. The sum of these terms over the three phases is dash. So what we have been given, यहाँ एक untransposed transmission circuit दिया गया है and there is one equation that K log E D12 by D13. और K क्या है, K एक कांस्टेंट दिया गया है एंड व्हाट आर D's, D's आर द डिस्टेंस या फिर स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज टर्म्स ओवर 3 phases. Then what is going to be the answer? It is going to be like K log D12 by D13 so on, because we have to add all the values over the 3 phases. It is a theoretical kind of thing. We cannot be able to discuss this question deeply here because it requires a lot of time. So for time being, I am just giving you the solution for this answer as the sum of these terms over the 3 phases is going to be 0. So the correct answer for this given question is 0. So moving towards next question. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. हमारे पास है list 1 in this side and list 2 in this side. ठीक है. So we have to check one by one कि कौन सा list 1 में से list 2 के लिए perfect answer है. ठीक है. So I am starting with the first one. Percent power loss in transmission. इसका आंसर क्या होगा, वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन. ठीक है. सो ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं लिस्ट 2 में, दैट डिक्रीजेस विथ सिस्टम वोल्टेज, रिड्यूसेस विथ लेंथ, रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एट अ गिवन वोल्टेज लाइन, इंक्रीज विथ लाइन लेंथ.
सो आपको पता है दैट द परसेंटेज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन कैन बी डिक्रीज इफ वी इंक्रीज द ऑपरेटिंग वोल्टेज. ठीक है. सो एज यू ऑल नो दैट पावर लॉस का जो फॉर्मूला होता है इट हैज सर्टन रिलेशन विथ वोल्टेज. ठीक है. सो P that means power loss is inversely proportional to the square of voltage. ठीक है. So as we increase the voltage level there is going to be the decrement in power loss in transmission line. ठीक है. So percentage power loss in transmission line decreases with system voltage. जैसे जैसे सिस्टम का वोल्टेज हमने इंक्रीज कर दिया वैसे वैसे पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर फर्स्ट वन इज 8. सो द नेक्स्ट वन इज फॉर अ गिवन करंट डेंसिटी द कंडक्टर साइज इज डैश. सो व्हाट वी हैव बीन गिवन इन दिस स्टेटमेंट दैट इट इज ऑल रिगार्डिंग कंडक्टर साइज. सो कंडक्टर साइज जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो जाएगा कंडक्टर का साइज भी इंक्रीज होगा. ठीक है. इफ वी हैव शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंडक्टर का भी साइज अकॉर्डिंगली लेंथ कंसीडर किया जाएगा. बट जैसे जैसे लेंथ का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा अगर लेंथ हमारा होगा 400 किलोमीटर सो अकॉर्डिंगली हमें कंडक्टर का साइज भी इंक्रीज करना होगा. ठीक है. सो फॉर गिवन करंट डेंसिटी द कंडक्टर साइज शुड बी इंक्रीज विद द लेंथ. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ लेंथ. हियर देयर इज वन करेक्शन दैट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ लेंथ there should be one correction that power handling capacity of length at a given voltage. ठीक है. सो यहाँ मिस्टेक से दिया गया है दैट remains independent of length ही चाहिए. ठीक है. सो वी हैव दैट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी of length at a given voltage. voltage एक fix है. ठीक है. given voltage we have been given. so power handling capacity of length at a given voltage. so जो power handling capacity होती है ट्रांसमिशन लाइन की एक किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे so we can say that it is going to reduce with the length. जैसे जैसे लेंथ कम हो जाएगा वैसे वैसे पावर हैंडलिंग कैपेसिटी at a particular voltage is going to get reduced. ठीक है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज गोइंग टू बी 2. सो लास्ट वन वी हैव हियर इज सर्ज इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन. सो जो सर्ज इम्पिडेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन का इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइन लेंथ. ठीक है. वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है. सर्ज इम्पिडेंस लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइन लेंथ. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नथिंग बट 3. सो जो करेक्ट सीक्वेंस में हमें आंसर्स मिले हैं इट इज नथिंग बट 1 4 2 3. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एक्सपांडेड ACSR are conductor composed of dash. So we have certain options we have to go through one by one. Larger diameter individual strands for a given cross section of the aluminium strands. Larger diameter of the central steel strands for a given overall diameter of the conductor. Larger diameter of the aluminium strands only for a given overall diameter of the conductor. A filler between the inner steel and the outer aluminium strands to increase the overall diameter of the conductor. ठीक है. सो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट एक्सपांडेड ACSR. आपको पता है ACSR क्या होता है. ठीक है. सो ACSR कंडक्टर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स दैट वी कैन कंसिडर लाइक दिस. ठीक है. ये होता है ACSR कंडक्टर. ठीक है. इट इज जो इनर सेक्शन होता है वो स्टील से बनाया जाता है टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ और जो आउटर सेक्शन होता है इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है. इसे हम एल्यूमिनियम से क्यों बनाते हैं, इसे हम कॉपर से क्यों नहीं बनाते हैं? बिकॉज इकोनॉमी
is main constraint. Because of that reason only we have to use aluminium conductor instead of copper conductor. और जो inner section होता है वो steel से बनाया जाता है to increase the tensile strength ताकि sag ज़्यादा ना हो. ठीक है. So now we have been given that expanded ACSR conductor. So expanded ACSR conductor कैसा होता है? I am going to show you. It is like this. ठीक है. So ये expanded ACSR conductor है. ये जो inner section आप देख सकते हो, ये जो inner section है, this one. ठीक है. ये पूरा inner section, it is made up of steel. ये steel strands है. और जो outer section आप देख सकते हो, this one, this all outer section, it is made up of aluminium. ठीक है. और जो aluminium और steel, ये दोनों strands के बीच में जितना भी आप गैप देख सकते हो, this one, this all, it is nothing but filler. ठीक है. सो ये जो filler present होता है between inner steel and outer aluminium strand, हम Q filler का यूज करते हैं to increase the overall diameter of the conductor. और आपको पता है कि अगर हमने diameter को increase कर दिया, that means indirectly क्या हो रहा है? रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना. सो अगर रेडियस इंक्रीज होगा, दैट मीन्स L इज गोइंग टू रिड्यूस. कैसे L का वैल्यू डिक्रीज होगा? दैट L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग D बाय R. ठीक है. सो अगर R का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज गोइंग टू रिड्यूस, एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू रिड्यूस. इनडायरेक्टली L का भी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा एंड वी कैन बी एबल टू गेट more steady state stability limit. ठीक है. So इसका जो correct answer है for this given question is option number D. So option number D is only correct answer for this. So moving towards next question. So our next question is, which of the following are the advantages of interconnected operation of power systems? So statements are less reserve capacity requirement, more reliability, high power factor, reduction in short circuit level. So we have been given in the form of codes. कुछ statements दिए गए हैं, statements को कुछ codes दिए गए हैं और options के form में हमें वो codes दिए गए, so that we can be able to discuss one by one. और वो discuss करने के बाद हम कौन सा correct है वो हम find out कर सकते हैं. ठीक है. But before discussing this question, we have certain information regarding interconnected system. So interconnected system कैसा होता है? Interconnected system is nothing but we have certain main systems and also we have certain substations. So before explaining this interconnected system, I would like to draw here diagram for interconnected system. ठीक है. So we have certain substations. Consider like this. ठीक है. We have 4 substations here which are interconnected. ठीक है. ये interconnected है एक दूसरे से. और जो substations होते हैं, इनको जो पावर भेजा जाता है, it is through main station. ठीक है. main station. So from this what we can be able to conclude that it has a good reliability. क्यों good reliability है? अगर एक स्टेशन स्टॉप कर दे पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को, सो अदर जो मेन स्टेशन है वहां से हम प्रोवाइड कर सकते हैं इस सबस्टेशन को पावर. ठीक है. अगर इस मेन सबस्टेशन को ऑफ किया जाए, देन वी कैन बी एबल टू ट्रांसफर पावर थ्रू दिस वन एंड ऑल्सो थ्रू दिस वन. ठीक है. सो यहाँ गुड रिलायबिलिटी देता है. मोस्टली इट इज इन द केस ऑफ पीक लोड डिमांड. ठीक है. whenever there is peak load demand, then we can be able to make use of interconnected system. जनरेशन कॉस्ट लेस होता है बिकॉज इंटरकनेक्टेड है ना, सारे के सारे जो सबस्टेशंस और मेन स्टेशंस है वो इंटरकनेक्टेड है. सो हमें मैक्सिमम डिमांड ऑलरेडी जनरेट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है. वी कैन बी एबल टू गेट द पावर फ्रॉम एनी सबस्टेशन या फिर एनी मेन स्टेशन. ठीक है. सो the installed capacity is going to be less. Reserve capacity is also going to be less because हमें पावर रिजर्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी कैन बी एबल टू गेट पावर एट एनी टाइम एट एनी प्लेस बिकॉज ऑफ दिस इंटरकनेक्टेड सिस्टम. सो रिजर्व कैपेसिटी भी लेस होता है. पावर फैक्टर इज मोर.
ठीक। सो लोड फैक्टर इज मोर। लोड फैक्टर कैसे ज्यादा होगा? एज यू ऑल नो दैट लोड फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। सो जो मैक्सिमम डिमांड होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होता है। whenever there is a requirement of power, at that point only we can be able to get the power at any area, ठीक है। so maximum demand तो कम ही रहेगा। whenever there is less maximum demand then there is going to be the increment in load factor, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एट ऑल द बसेस नीड टू बी सेम। फ्रीक्वेंसी सारे के सारे बसेस में सेम होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी unsynchronization of power flow, unsynchronization of generator. So frequency should be same. अगर voltage different रहा तो भी चलेगा, no problem, but frequency should be same. So voltage at interconnected system need not to be same. It can be different at all the buses, but frequency is the main criteria. ठीक है। Next one we have here is series reactor is used to limit the fault current. So consider that there is occurrence of fault at this point. इस point पे fault occur हो गया। So fault occur होने की वजह से what is going to happen? आपको पता है कि fault section पे जो resistance होता है वो बहुत ही कम होता है और जो सारे के सारे मेन स्टेशन से जो पावर आएगा वो इसी थ्रू आएगा बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टिव पाथ। सो अगर लो रेजिस्टिव पाथ है देन देर इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ फॉल्ट करंट विच इज वेरी डेंजरस फॉर इंटरकनेक्टेड सिस्टम। सो इस केस में देर शुड बी सीरीज रिएक्टर टू लिमिट द फॉल्ट करंट। इसलिए हम सीरीज रिएक्टर का यूज करते हैं mostly in the interconnected system in order to protect our interconnected system, ठीक है। Now moving back to our question, so पहला statement क्या दिया गया है that less reserve capacity requirement. So yes, it is correct that reserve capacity of interconnected operating power system should be less. It is more reliable. Yes, the reliability of interconnected system is more. हाई पावर फैक्टर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम में। रिडक्शन इन शॉर्ट सर्किट लेवल्स, सो नो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी रिडक्शन इन शॉर्ट सर्किट लेवल, इंस्टेड देयर इज गोइंग टू बी द इंक्रीमेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट व्हेनेवर फॉल्ट अराइजेस, ठीक है। सो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाता है। So only option number A and option number B, that means statement number 1 and 2 is only correct. So option number A is only correct answer for this. Now moving towards next question. Steady state stability limit of power system is improved by dash. So options are reducing fault clearing time, using double circuit line instead of single circuit line, single pole switching, and decreasing generator inertia. So as you all know that steady state stability of power system, what do you mean by steady state stability? So steady state stability क्या होता है? It is nothing but it is giving the information of power only, ठीक है। ये पावर के बारे में हमको information provide करता है that steady state stability limit can be improved. It can be improved by which of the following option? So steady state stability limit, which is nothing but P, is inversely proportional to the reactance या फिर impedance of the value. So जैसे जैसे impedance या फिर reactance का value increase होगा then steady state stability limit या फिर steady state stability of power system is going to get worst, ठीक है। बट अगर x का वैल्यू रिड्यूस हो जाए, अगर x का वैल्यू रिड्यूस हो जाए then the steady state stability of power system is going to get improved, ठीक है। सो ये improve कब होगा? whenever there is decrement in x. So X क्या होता है? X is nothing but reactance. So जो double circuit and single circuit line दिया गया है that it indicates we have generator, ठीक है, and this is a single line diagram. ये एक single circuit line है, ठीक है,
and then we have load. ठीक है, it is single circuit line, but when we are talking about double circuit line, so double circuit line कैसे होता है? Double circuit line is like this. ठीक है, so whenever there is double circuit line, there is going to be the reduction of x value. x value का reduction कितने से होगा? It is going to reduce by half, because दोनों का रिएक्टेंस तो इक्वल है. whenever these two are in parallel, so overall जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस हमें निकल के आएगा, it is going to be x by 2 when these two values are equal. ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में जब आप इक्विवेलेंट रिएक्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हो, देन वी आर गोइंग टू गेट x by 2 एज इट्स रिजल्ट, राइट. सो x के जगह अगर मैंने x by 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, अगर x के जगह x by 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, then steady state stability limit is going to increase by twice. ठीक है, twice से पावर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. that means the stability limit of that power system is going to get improved by using double circuit line. ठीक है, so जो correct answer है for this given question is option number B. So option number B is only correct answer for this. इस क्वेश्चन में हमें steady state stability के बारे में पूछा गया था, but whenever we have been asked about transient state stability, so transient state stability of the power system can be improved. transient के लिए I am telling you about transient. ठीक है, transient state stability can be improved by single pole switching. ठीक है, it can be improved by single pole switching. ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के लिए डबल सर्किट लाइन यूज किया जाता है in order to improve its stability. But if we are talking about transient condition, then during transient there is going to be switching operations which are taking place. ठीक है, सो जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट होता है उसे अगर हमें इंक्रीज करना होगा, देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ सिंगल पोल स्विचिंग मेथड ओनली. ठीक है, सो जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. बट अगर हमें पूछा गया ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में, देन यू कैन टेक ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज equal area criteria gives the information regarding dash. So as you all know कि equal area criteria क्या होता है, that we have two different areas. First one will be having area of acceleration and also will be having area of deacceleration. When both the areas are equal, then we can be able to say कि वो stable हो जाएगा. ठीक है, सो जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ओनली. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली. इक्वल एरिया क्राइटेरिया के बारे में, कैसे एक्सेलरेशन होता है, कैसे डी एक्सेलरेशन होता है, पूरा का पूरा हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था. सो यू कैन चेक दैट वीडियो इफ पॉसिबल. वहाँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है रिगार्डिंग इक्वल एरिया क्राइटेरिया. ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. With a number of generators of MVA capacities S1, S2 and so on, and inertia constant H1, H2 and so on respectively, connected to the same bus bar in a station, the inertia constant of the equivalent machine on a base of SB is given by dash. ये directly formula है. ठीक है, so whenever we have been given different MVA capacities जिससे हम S से इंडिकेट करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो वी हैव इनर्शिया कांस्टेंट जिसे हम H से इंडिकेट करेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, वी हैव टू फाइंड आउट द इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ इक्विवेलेंट मशीन. ठीक है, H इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो इसका जो फॉर्मूला होता है, इट इज नथिंग बट डायरेक्ट फॉर्मूला. सो इट इज गोइंग टू बी I is equals to 1 up to n, and it is going to be SI by SB
into HI. This is nothing but the formula of equivalent inertia constant. So it is in option number C. So option number C is only correct answer for this. So moving towards our last question. The critical clearing time of a fault in power system is related to dash. So options are reactive power limit, short circuit current limit, steady state stability limit, transient stability limit. So as you all know that critical clearing time is related to transient stability limit, जिसका मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगी, दैट TC which is nothing but critical clearing time is equals to under root 2 m del m minus del naught divided by PA. ठीक है, so this is nothing but the formula for critical clearing time. You can be able to find out if you have certain unknown values, so you can be able to calculate that as well. ठीक है, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट, मैं आपको आंसर कर दूंगी. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज अगर आपने फ्रेंड्स को शेयर किया दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग योर हेल्पिंग हैंड टू समवन, जो कि अच्छी लोगों की निशानी होती है. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू गाइज.